हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे इमेज मेथड ऑफ इमेज चार्जेस के बारे में, और उसमें लास्ट लेक्चर में पर्टिकुलरली हमने डिस्कस किया था अबाउट ग्राउंड कंडक्टिंग स्फीयर एंड अ पॉइंट चार्ज के बारे में, राइट। उस सिस्टम में क्या था कि हमारे पास एक स्फीयर है जो कि ग्राउंडेड है और उसके बाहर कहीं पे हमने क्यू चार्ज प्लेस किया है, तो उसकी वजह से कितना इमेज चार्ज इस पे जनरेट होगा किसी भी पॉइंट पे, और इमेज चार्ज कहाँ पे जनरेट होगा ये हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था। इसका फर्स्ट पॉइंट यही था। दूसरा था कि किसी भी पॉइंट r, थीटा, फाई पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस सिस्टम की वजह से ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन, ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर प्लस ए पॉइंट चार्ज की वजह से वो कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना था। और हमने फाइंड आउट किया था कि जो पोटेंशियल था उस केस में दैट पोटेंशियल वाज ओनली द फंक्शन ऑफ r एंड थीटा। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ये सब। और साथ ही हमने बोला था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने उसमें फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, right? This expression comes from the basic definition of the electrostatics, right? Then हमने derive किया था that how much charge is induced because of this plus q charge placed at point A, right? तो हमने देखा था कि स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो हमने कैलकुलेट किया था। इसी के साथ मैंने आपको दो प्रॉब्लम्स एज अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया था। वो था, पहला था कि आपको फाइंड आउट करना था टोटल इंड्यूस चार्ज ऑन द स्फीयर, एंड दूसरा फाइंड आउट करना था फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले इन दोनों प्रॉब्लम्स को ले लेंगे और उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे रिलेटेड टू मेथड ऑफ इमेज चार्जेस। चलिए, तो पहला जो प्रॉब्लम आज का है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी क्या है स्फीयर के ऊपर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल चार्ज, टोटल इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज। तो देखिए टोटल इंड्यूस्ड चार्ज कितना होगा, लेट्स से, क्योंकि हमें इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी पता है, सिग्मा इंड्यूस्ड हमें पता है, so that can be written as dq in over ds, right, where ds is the surface element, because charge density को हम कैसे डिफाइन करते हैं, charge density is defined as the charge per unit surface area in case of surface charge density। so यहाँ से हमारे पास q induced क्या आ जाएगा, so यहाँ से हमारे पास q induced आ जाएगा डबल इंटीग्रेशन सिग्मा induced ds, right, where ds is the surface element ऑफ स्फीयर, राइट। और सरफेस एलिमेंट ऑफ स्फीयर क्या होगा, अगर r रेडियस है तो ये हो जाएगा r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ये सब चीज़ें आपको पता है क्योंकि आपने वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर एनालिसिस वाला अगर प्लेलिस्ट देखी होगी तो इस चीज़ को हमने वहाँ पे कई बार यूटिलाइज किया है। और साथ ही इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम गॉस लॉ पढ़ रहे थे तब भी ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही थी, तो इसलिए आई होप ये चीज़ सभी को पता है। सो देयरफॉर क्यू इंड्यूस्ड क्या आ जाएगा, देखिए क्यू इंड्यूस्ड मतलब हमें सिग्मा इंड्यूस्ड की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी। तो सिग्मा इंड्यूस्ड है हमारे पास क्यू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमें गिवन है, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था, तो यह जाएगा 4 पाई आर, और यहाँ जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ar कॉस थीटा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा ds, ds क्या है आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। बस हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखिए यहाँ से एक पावर कैंसिल हो गई। देखिए इंटीग्रेशन है फाई और थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी कि अदर देन फाई एंड थीटा एवरीथिंग इज कांस्टेंट, वी कैन टेक देम आउटसाइड। सो वो हो जाएगा हमारे पास q, ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, इनके पास जो r है वो भी बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 पाई भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, देखिए यहाँ थीटा थीटा वालों को एक साथ लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर में हमारे पास ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ar कॉस थीटा, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। और फाई वाला हमारे पास क्या आ जाएगा डी फाई आ जाएगा। तो फाई की इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगी 0 से 2 पाई तक, और थीटा के इंटीग्रेशन जाएगी 0 से पाई तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका इंटीग्रेशन तो सबको पता है, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा 2 पाई आएगा, तो उसको बाहर लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा r इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 4 पाई। ठीक है,
तो यहाँ बचेगा हमारे पास 0 से पाई, और ये बन जाएगा साइन थीटा डी थीटा ओवर, यहाँ आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा इसकी पावर 3/2। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी चीज़ को क्या ले लेंगे, टी एज्यूम कर लेंगे। लेट हम मान लेते हैं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, टी है। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है। सो उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो दैट विल बी प्लस 2AR साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास डी टी अपॉन 2AR। तो इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से Q इंड्यूस्ड इज इक्वल टू, देखिए यहाँ इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा QR, यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये थीटा की लिमिट ही रख रहा हूँ मैं, थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई। यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है मैंने कि ये थीटा की लिमिट है, सो दैट हम थीटा में ही रखें, कहीं कंफ्यूज होके टी में ना रख दें। तो ये आ जाएगा डी टी अपॉन 2AR डिवाइडेड बाई, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास ये टी टू दी पावर 3/2, राइट। फर्दर लिख सकते हैं QR, यह आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, देखिए 1/2AR बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और ये टी टू दी पावर माइनस 3/2 ऊपर चला जाएगा। तो इंटीग्रेशन आएगा माइनस 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 3/2 प्लस 1। ध्यान से रखिए ये किसकी लिमिट्स हैं, थीटा की लिमिट है, थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई। देखिए यहाँ पे ये माइनस 1/2 आएगा, उस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये वाली टर्म माइनस 1/2 आएगी, उस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो यस, एंड हमारे पास फर्दर क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास, देखिए ये आर से आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास Q आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, ये बच जाएगा हमारे पास 2A। ओके, चलिए ये हमारा नीचे वाला पार्ट तो गया, तो ऊपर वाला पार्ट क्या है, टी टू द पावर माइनस हाफ। टी टू द पावर माइनस हाफ मतलब 1/√t, और t की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वैल्यू है, तो रख देंगे हम। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 1/√, या इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा, राइट, टी टू द पावर हाफ यानी कि 1/2, और लिमिट 0 से पाई तक। अब क्या करना है, जस्ट इंटीग्रेशन लिमिट्स लेनी है, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2A, और यहाँ लिमिट्स रखेंगे, पाई जब लिमिट रखेंगे तो देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू पाई, जब पाई लिमिट रखेंगे तो आपको पता है ये वैल्यू -1 आएगी, राइट। कॉस पाई -1 होती है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा, क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2AR, दैट इज ए प्लस आर होल स्क्वायर, बट ये पावर 1/2 है, तो होल स्क्वायर की पावर 1/2, यानी कि सिंपली क्या बच जाएगा हमारा ए प्लस आर माइनस लोअर लिमिट। जब लोअर लिमिट रखेंगे तो cos 0 इज इक्वल टू 1, इट विल बिकम ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2AR। सो ये बन जाएगा a माइनस आर होल स्क्वायर, उसकी पावर 1/2 क्या बन जाएगा हमारे पास, a माइनस आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये बन जाएगा Q आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2A। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, a प्लस आर ए माइनस आर, ए प्लस आर ए माइनस आर मतलब क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा a माइनस आर, और जब ये उधर जाएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस आर ए माइनस आर, तो इस ए से ये a कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा -2r। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास Q आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड देर इज वन मिस्टेक हियर, यहाँ पे ये -1/2 था, तो इसकी वजह से यहाँ पे माइनस बचेगा, सो दैट माइनस साइन इज ऑलरेडी देयर। ओके, सो डिवाइडेड बाई 2A, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास -2r डिवाइडेड, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कटेगा तो -1 बचेगा, राइट है, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास
यहाँ पे ये -1 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, राइट। यहाँ पे ये r बचेगा तो दैट इज q r अपॉन a, दिस इज q इंड्यूस्ड। So this is the amount of total charge, right, which is induced on the spherical, and this is equal to image charge। अगर आपको पता होगा जो हमने इमेज चार्ज लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था इस सिस्टम के लिए, वो भी इतना ही आ रहा था। वो कितना आ रहा था? -QR अपॉन a, और यहाँ पे हमारे पास जो स्फीयर के ऊपर इंड्यूस चार्ज है वो भी क्या आ रहा है? -QR अपॉन a, जो कि एक्सपेक्टेड था। कैसे एक्सपेक्टेड था? कि हमारे पास कोई स्फीयर है और स्फीयर के बाहर हमने कहीं पे चार्ज a पॉइंट पे q चार्ज रखा है, तो अगर मैंने q चार्ज यहाँ पे रखा है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी? इमेज इसको एज अ मिरर अगर आप कंसीडर कर लें तो इमेज अंदर बनेगी, राइट। तो इमेज इसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए, राइट। तो बोलने का मतलब मेरा यह है, जो स्फीयर के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रही है इमेज चार्ज। तो अगर वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मतलब जितना टोटल चार्ज स्फीयर के ऊपर इंड्यूस हुआ है और जो इमेज चार्ज है, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और वही हमने यहाँ से प्रूव कर ली कि दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से इसको हमें कैलकुलेट करना था। जो लास्ट ऑप्शन इसमें था, दैट मस्ट बी 6th ऑप्शन, दैट इज फोर्स ऑन चार्ज Q। चार्ज Q, इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, या हम बात करें इसकी वजह से कितना चार्ज लगेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे हमें पता है -QR अपॉन a, जो कि Q डैश है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। कितनी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है? आपको पता है ये वाली जो डिस्टेंस है Q की, वो डेरिवेशन में a है, और जो ये इमेज चार्ज की डिस्टेंस है वो क्या है? b है। तो अगर मैं बात करूं कि ये डिस्टेंस कितनी है, तो सबको पता है दैट इज a माइनस b डिस्टेंस है। क्लियर है? और डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी, राइट, क्योंकि अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो फोर्स की डायरेक्शन अट्रैक्टिव होगी, मीन्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर होगी, ठीक है। तो अब हम फोर्स का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हमें पता है, तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास? फोर्स हो जाएगा 1/4πε0 Q डैश। Q डैश क्या है यहाँ पे Q डैश है इमेज चार्ज, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। बट Q डैश की वैल्यू तो हमारे पास क्या है? वो है -QR अपॉन a, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, देयरफॉर f की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/4πε0। देखिए माइनस साइन तो डायरेक्शन को शो करने वाला है, तो हम बाद में लिखेंगे, पहले मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इस Q के साथ करेंगे तो आ जाएगा Q स्क्वायर R अपॉन a माइनस बी होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं टूवर्ड्स सेंटर ऑफ स्फीयर, and this is the direction, okay, so this is the direction, so this will be the force on plus Q charge। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो स्फीयर है ये कैसा है? ग्राउंडेड है। अगर आप भूल भी गए तो आप ये एज्यूम करके चलिए कि इमेज चार्ज है, तो चाहे वो स्फीयर हो चाहे प्लेन हो, वो कैसा है? ग्राउंडेड है। अब यहाँ पे देखिए हमें पता है कि जो B है दैट इज अननोन, राइट, लाइक Q डैश B इज ऑल्सो अननोन। सो B को हम क्या लिख सकते हैं? R² a, हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था। तो उस वैल्यू को अगर आप यहाँ रख दें तो फिर एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारे पास 1/4πε0, ये बन जाएगा Q स्क्वायर R अपॉन, यहाँ बन जाएगा a, और इसको लिख सकते हैं a माइनस R² a इसका होल स्क्वायर। सो इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं टूवर्ड्स सेंटर ऑफ स्फीयर, राइट, दिस इज टूवर्ड्स सेंटर ऑफ स्फीयर, इसको इस तरीके से। सो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? देखिए ये हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ जाएगा 1/4πε0, आ जाएगा Q स्क्वायर R डिवाइडेड बाई, देखिए ये a हो गया, a एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर माइनस R² होगा, डिवाइडेड बाई a स्क्वायर होगा, तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस R² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ आ गया हमारे पास 1/4πε0, ये आ जाएगा Q स्क्वायर R a ओवर, यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर माइनस R²
का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा टूवर्ड्स सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो फोर्स का हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर आर ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास टूवर्ड्स सेंटर ऑफ स्फीयर। डायरेक्शन इसकी हो जाएगी अट्रैक्टिव, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका इमेज नेगेटिव होगा, और अगर हमने प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू रख दिया तो उसका इमेज पॉजिटिव होगा। दोनों केसेस में जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर होगी। ठीक है, सो आई होप ये चीज काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, इन पे बेस्ड जो कुछ प्रॉब्लम्स होंगी हमारे पास उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो पहली प्रॉब्लम है वो है इफ देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस 2q which are placed on z axis at distance 3d and d respectively। तो उसने कहा कि हमारे पास, चलिए बना लेते हैं हम। 3 डायमेंशनल प्लेन बना लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास x, ये आ जाएगा y, और ये हो जाएगा हमारे पास z। ओके, उसने कहा है कि प्लस क्यू एंड प्लस 2q बोला, एक 3d डिस्टेंस पे रखा और एक d डिस्टेंस पे रखा है, और कौन सी एक्सेस पे? z एक्सेस पे। लेट्स से ये प्लस q है और ये 2q है, उसने कहा वो 3d डिस्टेंस पे रखे हैं। तो प्लस q वाला तो 3d पे रखा है, यानी कि इसकी डिस्टेंस तो 3d है यहाँ से सेंटर से, और 2q वाला बोला d डिस्टेंस पे रखा है। ये बोला हुआ है उसने, प्लस q वाला 3d और 2q वाला d डिस्टेंस पे। इफ z इज इक्वल टू 0 प्लेन इज ग्राउंडेड, तो z इज इक्वल टू 0 वाला प्लेन कौन सा होगा? ये वाला प्लेन होगा, राइट, जो एक्स वाई प्लेन से मिलके बना है, दैट इज z इज इक्वल टू 0, जहाँ पे कि z हमेशा 0 रहेगा, एक्सिस से मिलके जो प्लेन बना है। देन हमें फाइंड आउट करना है, ये ग्राउंडेड है, तो हम मान के चलते हैं कोई ऐसा प्लेन है, ये हमारा z इज इक्वल टू 0 ग्राउंडेड है, ये हमने ग्राउंड कर दिया। ठीक है, हमें निकालना है फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, फिर हमें निकालना है इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे? देखिए, पहली चीज, क्योंकि ये इनफाइनाइट ग्राउंडेड प्लेन है तो हमें पता है इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस होगा। तो हमने ये पहली जो प्रॉब्लम की थी स्फीयर से पहले, वो यही की थी कि इनफाइनाइट ग्राउंडेड प्लेन है तो इस पे चार्ज इंड्यूस होगा, प्लेन के ऊपर चार्ज इंड्यूस होगा। तो उस वजह से क्या होगा, उस इंड्यूस चार्ज को हम इमेज चार्ज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें पता है इन केस ऑफ इनफाइनाइट प्लेन, राइट, हमें पता है अगर कोई चार्ज d डिस्टेंस ऊपर है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? d डिस्टेंस बिलो दैट प्लेन, राइट, वो बनती है। तो वही हम चीज यहाँ पे करने वाले हैं। सो अब देखिए, ये अगर चार्ज q है तो इसकी इमेज चार्ज क्या बनेगी? माइनस q बनेगी, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए, ये 2q है तो इसकी जो इमेज चार्ज बनेगी वो क्या बनेगी? माइनस 2q बनेगा, और कितना डिस्टेंस पे बनेगा? d डिस्टेंस बिलो द प्लेन, क्योंकि ये d डिस्टेंस ऊपर है। वैसे इस प्लस क्यू चार्ज की इमेज कहाँ बनेगी? इस प्लस क्यू चार्ज की जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? देखिए, ये 3d डिस्टेंस ऊपर है तो माइनस 3d डिस्टेंस नीचे बनेगी, तो ये प्लस क्यू चार्ज की इमेज क्या बनेगी? माइनस क्यू, राइट, अपोजिट बनती है इमेज। तो ये माइनस 2q बनी और वो माइनस q बनी। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया हमारे पास 3d डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब हमें क्या निकालना है? फोर्स ऑन चार्ज q, फोर्स ऑन चार्ज प्लस q। देखिए, अब हम काउंट कर लेते हैं। तो फोर्स ऑन चार्ज प्लस q किस किस की वजह से लगेगा? इसकी वजह से लगेगा, इसकी वजह से लगेगा और इसकी वजह से लगेगा, तो सबकी वजह से लगा लो। तो ये आ जाएगा फोर्स ऑन चार्ज q इज ड्यू टू प्लस q चार्ज इज ड्यू टू माइनस 2q चार्ज इज ड्यू टू माइनस q चार्ज। तो ये दोनों इमेज चार्जेज हैं, है ना, ये इमेज चार्जेज है, और ये क्या है? ये वाला एक्चुअल चार्ज है 2q वाला। सो देयरफॉर f प्लस q क्या आ जाएगा? देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाएगा, सभी के पास होगा। देखिए, प्लस 2q वाला जब चार्ज रखेगा, q1 q2 क्या आ जाएगा हमारे पास? 2q स्क्वायर डिवाइडेड बाई
डिस्टेंस स्क्वायर, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, देखो ये 3D पे है, ये D पे है, तो डिस्टेंस हो जाएगी इनके बीच का 2D स्क्वायर, राइट। और डायरेक्शन क्या आ गई, देखिए दोनों पॉजिटिव हैं तो ये रिपेल करेगा, तो ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव जेड कैप डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव जेड कैप डायरेक्शन आ गई। प्लस अब जो दूसरा फोर्स है वो -2q की वजह से है, जो कि इमेज चार्ज है, तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा, देखिए 2q इंटू क्यू दैट इज 2q स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। देखिए तो d नीचे और 3d ऊपर है, तो कितना हो जाएगा 4d इसका स्क्वायर हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, नीचे की तरफ अट्रैक्टिव, बिकॉज जो नेगेटिव चार्ज है, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस जेड कैप। प्लस अब बारी है इस -q की वजह से उस +q पे निकालने की, तो देखिए माइनस ये आ जाएगा q स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और डिस्टेंस हो जाएगी 3d ऊपर है और 3d नीचे है, तो ये आ जाएगा 6d इसका स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, दैट इज माइनस जेड कैप। क्लियर है, चलिए तो अब हमारे पास आ गया, देखिए q स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q स्क्वायर कॉमन ले लिया, जेड कैप भी बाहर लिख लेते हैं और d स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, राइट। तो अंदर क्या बचेगा, देखिए बचा 2/4, राइट। यहाँ पे बचेगा प्लस 2 सॉरी नॉट प्लस बिकॉज दिस इज माइनस जेड कैप, तो ये आ जाएगा -2/4 4 जा 16, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा -1/36, राइट। सो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे फर्दर, ये आ जाएगा हमारे पास q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास ये एलसीएम लेंगे हम, तो कितना आएगा, देखिए एलसीएम हम ले सकते हैं इसमें 72, राइट। तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखिए ये बचेगा 36 माइनस, और ये 1/8 लिख लूँगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 72 एलसीएम लेने पे ये आ जाएगा -9, ओके, और यहाँ आ जाएगा -2, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास d स्क्वायर भी है और ये जेड कैप है। सो हमारे पास फोर्स ऑन प्लस q चार्ज क्या आ जाएगा यहाँ से, देखिए इसको हम लिख सकते हैं q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर, राइट, जेड कैप। देखिए 36 में से 9 जाएगा 27 में से 2 जाएगा 25/72। सो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन था आपके पास, दूसरा पार्ट था आपके पास कि आपको फोर्स ऑन +2q निकालना है। तो सिचुएशन क्या थी हमारे पास, सिचुएशन ये थी कि ये वाला जो प्लेन है दैट इज ग्राउंडेड, ओके, और आपको यहाँ पे d डिस्टेंस पे 2q चार्ज दिया है और 3d डिस्टेंस पे आपको प्लेन से आपको q चार्ज दिया है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था हमारे पास, देखिए इसकी वजह से क्या हो रहा था, यहाँ पे -2q जो चार्ज है वो d डिस्टेंस बिलो बन रहा था, राइट, और -q चार्ज कितने डिस्टेंस बिलो बन रहा था, 3d डिस्टेंस बिलो। तो ये सिचुएशन थी अभी हमने जो देखी थी। तो अब हमें फोर्स ऑन +2q फाइंड आउट करना है। तो फोर्स ऑन +2q किस किस की वजह से होगा, देखिए इसके ऊपर किस किस की वजह से होगा, इसकी वजह से फोर्स होगा, इसकी वजह से फोर्स होगा और इसकी वजह से फोर्स होगा। तो हम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा फोर्स ड्यू टू +q प्लस फोर्स ड्यू टू -2q प्लस फोर्स ड्यू टू -q, करेक्ट है। अब हमें इसे सॉल्व कर देना है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास फोर्स ऑन +2q कैन बी रिटर्न एज, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सबसे कॉमन आने वाला है, राइट। तो +2 की वजह से कितना फोर्स होगा, तो देखिए इसकी वजह से इस पे लगेगा दैट इज 2q स्क्वायर अपॉन, और ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इनके बीच की, ये d पे है ये 3d पे है, तो 2d डिस्टेंस हो जाएगी, तो 2d का स्क्वायर, ओके। और किस डायरेक्शन में होगा, देखिए ये भी पॉजिटिव रिपल्सिव होगा, तो -z डायरेक्शन में हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस दूसरे में क्या है, इस पे किसकी वजह से, -2q की वजह से, तो कितना हो जाएगा 2q इंटू 2q दैट इज 2q स्क्वायर, तो उसको सीधे हम लिख सकते हैं 4q स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस देखिए इन दोनों के बीच में 2d डिस्टेंस है, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4d स्क्वायर हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या आएगी, देखिए ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो वो भी नेगेटिव जेड डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स होगा।
प्लस, अब देखिए थर्ड वाला अगर आप देखेंगे इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स वो कितना लगेगा, दैट विल बी सिंपली 2q² डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 3d है और ये d है तो 4d का स्क्वायर यानी कि 16d², और डायरेक्शन क्या हो जाएगी माइनस जेड कैप अगेन। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। आई थिंक अब तो कुछ नहीं बचा, तो प्लस 2q आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4πε0, करेक्ट। देखिए आप q² अपॉन d² बाहर ले लीजिए, राइट, और माइनस जेड कैप भी बाहर ले लीजिए, राइट। तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, देखिए अंदर बचेगा 2/4 दैट इज 1/2, राइट। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा दैट इज +1, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/8, ठीक है। अब इसको क्या करना है, बस एलसीएम लेना है आपको, तो ये आ जाएगा 1/4πε0 q² अपॉन d², ये आ जाएगा माइनस जेड कैप, एलसीएम ले लेंगे 8, तो ये आ जाएगा 4 + 8 + 1, राइट। तो 4 + 8 दैट इज 12 प्लस 113/8, तो ये आ जाएगा 1/4πε0 q² अपॉन d² 13/8 माइनस जेड कैप। तो हमारे पास फोर्स ऑन प्लस 2q भी आ गया, ठीक है। बड़ा आसान सा है, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ें नहीं हैं, राइट। इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हम तब करेंगे जब हम मेन एक्सरसाइज कर रहे होते होंगे इस टॉपिक पे, जो कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक साथ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। तो आपके पास तब तक इनफ टाइम है कि आप अच्छे से कंसेप्ट बिल्डअप कर लीजिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ताकि हम किसी भी तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हम हर एक टॉपिक के बाद आपको पूरी एक्सरसाइज नहीं बता रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक्सरसाइज एक साथ करेंगे ताकि आपके पास हर एक कंसेप्ट अवेलेबल हो जो हमने उस पॉइंट तक आपको करवाया रहेगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया था, नेक्स्ट ऑप्शन आपसे पूछा गया था कि आपको फाइंड आउट करना है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है। सो देखिए मैं आपको पहले यहाँ पे एक कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, करेक्ट। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम जब हमने आपको कराया था इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वाला जो टॉपिक है, उसमें जब हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम में कैसे डेवलप होती है, तो फॉर एग्जांपल हमने एक्सटर्नल वर्क किया सिस्टम के ऊपर, सिस्टम में उस एक्सटर्नल वर्क की वजह से क्या जनरेट हो जाएगी, एनर्जी जनरेट हो जाएगी, एंड दैट एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इन फ्यूचर फॉर यूजफुल पर्पसेस। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया था ओवरहेड टैंक का, जिसमें मैंने बोला था कि हम यूजुअली घर में जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं, और उन मोटर्स के थ्रू हम वाटर को क्या करते हैं, ओवरहेड टैंक तक पहुंचाते हैं। तो बेसिकली मोटर वर्क कर रही है और वो जब पानी ओवरहेड टैंक तक पहुंच रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है कंपेयर टू ग्राउंड लेवल। एंड इसी वजह से जब हम टैप खोलते हैं तो बिकॉज वाटर इज ऑलरेडी एट हायर पोटेंशियल एनर्जी, सो इट ट्राइज टू कम डाउन टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। सो ये बेसिक कंसेप्ट हमने लास्ट टाइम हमने देखा था, और इस टाइम भी हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम हम कैसे निकालते थे। तो चार्ज के केसेस में अगर मैं बात करूं तो हमने कहा था कि कोई चार्ज हम इन्फिनिटी से लेके आए, पहला चार्ज लेके आए तो कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ कोई ऑलरेडी कोई पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब हम दूसरा चार्ज लेके आते हैं तो दूसरा चार्ज जब हम लेके आते हैं तो इस Q1 का ऑलरेडी पोटेंशियल यहाँ पर है, राइट। सो हमें वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, तो जब हमने कैलकुलेट किया था तो हमें पता चला था उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो बनेगी 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर r², राइट, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मैं यहाँ पे तीसरा कोई चार्ज लेके आ जाऊं, सो देयर वर 3 टर्म्स Q1 Q2 Q2 Q3 एंड Q3 Q1, राइट। बट इन केस ऑफ इमेज चार्जेज अगर आप बात करो तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कुछ प्लेट है, राइट, और ये ग्राउंडेड है।
अगर मैं इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लेके आया क्यू चार्ज को और डी डिस्टेंस पे रखा, राइट, सो अगर वो चार्ज वहां पे नहीं है, राइट, मैं इनफाइनाइट पे लेके गया इस चार्ज को, राइट, तो क्या यहाँ पे कोई चार्ज है? अभी नहीं है, क्योंकि ये ग्राउंडेड है, राइट। सारा का सारा जो भी चार्ज होगा सारा का सारा कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड में। बट जैसे ही मैं उसको क्या कर रहा हूँ, डी डिस्टेंस पे लेके आ रहा हूँ, जैसे ही मैं डी डिस्टेंस पे लेके आ रहा हूँ, इसके ऊपर चार्ज आ जा रहा है। तो इस चार्ज को लाने में तो मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ रहा है। चार्ज तो मैं केवल किसको लेके आ रहा हूँ? इसको लेके आ रहा हूँ। तो इसलिए जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो मेरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी, देखिए जितना मेरे को इस चार्ज को और इस चार्ज को लेके आने में जितना वर्क डन करना पड़ता, उसका क्या होगी? हाफ होगी। यानी कि अगर मेरी पोटेंशियल एनर्जी ऐसे होती 1/4πε0, और क्योंकि ये चार्ज और ये चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन साइन में अपोजिट होते हैं, तो माइनस क्यू स्क्वायर लिखता मैं, अपॉन डिस्टेंस लिखता, राइट है, क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस लिखता। लेकिन डिस्टेंस किसका लिखता? प्लेन का तो हम कभी डिस्टेंस नहीं लिखते, डिस्टेंस लिखते हैं हम किसका? इमेज चार्ज का। तो ये माइनस क्यू इमेज चार्ज है। सो इन दैट केस अगर मैं बात करूं तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मेरे को क्या लिखनी चाहिए थी? पोटेंशियल एनर्जी आनी चाहिए थी हमारी, अगर मैं 2 पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला अप्लाई करूं, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि Q1 ये है, Q2 ये है, अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि Q स्क्वायर अपॉन माइनस का Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस इनके बीच में कितना हो जाएगा हमारे पास? 2D, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर नहीं होगा, सिंपली 2D आना चाहिए था, क्योंकि फॉर्मूला होता है Q1 Q2, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0, दो चार्जेज हैं तो Q1 Q2 अपॉन आर, करेक्ट। बट आप मुझे एक बात बताइए, इस चार्ज को मुझे कहीं से ही नहीं लाना पड़ा, ये खुद में खुद अपीयर हुआ। इस चार्ज को बोलने का मतलब क्या है? इस चार्ज को, राइट, क्योंकि जो यहाँ पे हमारा चार्ज इंड्यूस हो रहा है उसी का रिप्रेजेंटेशन तो ये चार्ज है, राइट। तो हम इस चार्ज को बोल सकते हैं कि वो एग्जैक्टली यही चार्ज है। लेकिन हम तो इस चार्ज को लेके नहीं आए, ये चार्ज तो कब आया? ये खुद में खुद अपीयर हुआ जब हम प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से डी डिस्टेंस पे लेके आए। यानी कि जितना ये अभी हमें पोटेंशियल एनर्जी दिखा रहा है फॉर्मूले में, उतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं, क्योंकि उतना काम करना ही नहीं पड़ा। दो चार्ज की जगह एक ही चार्ज लेके आना पड़ा। तो अगर एक चार्ज लेके आए हैं तो काम भी आधा करना पड़ा होगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। तो जो रेगुलर फॉर्मूला है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का निकालने का, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम हाफ कर देंगे तो हमारी किस में आ जाएगी? इमेज चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो आपको याद होगा ये डी और माइनस डी वाला जो हमने लास्ट टाइम में प्लेन वाला फॉर्मूला किया था, प्लेन वाला सिस्टम लिया था, इनफाइनाइट प्लेन वाला, उसमें अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली होगी तो वो कितनी आई होगी? वो आई होगी 4 2 जा 8 2 जा 16, तो माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 16πε0 डी, ये पोटेंशियल एनर्जी आई होगी, राइट। तो आप जाके देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि जो एक्चुअल में चार्जेज होते हैं तो उनको हमें एक्चुअली ब्रिंग करना होता है, राइट, लेके आना होता है। लेकिन अगर हम ये क्यू चार्ज लेके आए हैं इनफाइनाइट प्लेन के सामने, तो माइनस क्यू चार्ज अपने आप आ जाएगा, उसको लेके आने की जरूरत नहीं है। यानी कि उसको लाने में कुछ वर्क नहीं करना पड़ा, यानी कि जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसका क्या होगा? जस्ट हाफ होगा। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, जब भी ऐसी प्रॉब्लम, इमेज चार्जेस की प्रॉब्लम होंगी, हमें उन्हें नॉर्मल सिस्टम की तरह ट्रीट करना है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। और जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद उस पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर लेना है? हाफ कर लेना है, क्योंकि हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, हाफ ऑफ द वर्क तो हमें करना ही नहीं पड़ा, वो बिकॉज ऑफ इमेज अपने आप आ गया। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं इस सिस्टम के लिए। सो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है हमें। देखिए हमको ये ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन दिया है, लेट्स से ये ग्राउंडेड है, इसके ऊपर d डिस्टेंस पे हमें +2q चार्ज दिया है और 3d डिस्टेंस पे हमें q चार्ज। तो ये d डिस्टेंस हो गई और ये 3d डिस्टेंस हो गई,
राइट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं डी डिस्टेंस पे -2q चार्ज होगा और इस पे -q चार्ज होगा, राइट, 3d डिस्टेंस पे। तो अब बताइए कितने चार्जेज हैं यहाँ? 4। अगर 4 चार्जेज हैं तो कितने पेयर बनेंगे पोटेंशियल एनर्जी के? पोटेंशियल के बनेंगे 4c2 पेयर्स, एंड 4c2 मतलब 6 पेयर्स बनेंगे, ठीक है। तो 6 पेयर्स कौन कौन से बनेंगे? देखिए पोटेंशियल एनर्जी देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन R। कौन कौन सा पेयर बनेगा? इसका इन तीनों के साथ, तो इसका इन तीनों के साथ निकाल लो तो कितना आ जाएगा? देखिए ये Q इंटू 2Q दैट इज 2Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है? 2D है। इसका इसके साथ दैट इज -2Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है? 4D है, राइट, क्योंकि 3D ऊपर है और D नीचे है। और Q का इसके साथ दैट इज -Q स्क्वायर और डिस्टेंस कितना है? 6D है। तो इसका 3 के साथ पेयर बन गया, सॉरी इन 3 के साथ पेयर बना दिया तो हमारे 3 आ गए। अब क्या होगा? अब इसका इन 2 के साथ पेयर बनेगा, ठीक है, सेकंड वाले का, तो वो पेयर भी लिख लीजिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास +2Q और -2Q दैट इज -4Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2D, ठीक है, +2Q का -Q के साथ, तो यहाँ आ जाएगा -2Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना होगा? देखिए ये D ऊपर से और 3D यहाँ है यानी कि 4D हो जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट वाला बचा दैट इज दिस 2Q का इसके साथ बनेगा थर्ड नेक्स्ट पेयर, जो छठा पेयर है हमारा, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास? देखो ये आ जाएगा माइनस प्लस 2Q ओवर ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 2D, ठीक है। ये तो हुआ तब पोटेंशियल एनर्जी होती अगर ये इमेज चार्ज की प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हम इन चारों चार्जेस को तो लेके नहीं आए, केवल किन चार्जेस को लेके आए? इन दोनों को लेके आए, राइट, एक्चुअल में फिजिकली, और ये बाकी तो इमेजेस है, यानी कि नेट पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, जस्ट हाफ कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, 4 पाई इंटू 2 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बाकी Q स्क्वायर अपॉन D कॉमन आ जाएगा और अंदर जो कैलकुलेशन बची उसको कर लीजिए। 2 से 2 कटेगा, 1 बचेगा, माइनस ये 1/2 बचेगा, -1/6 बचेगा, -2 बचेगा, -1/2 बचेगा और +1 बचेगा, ठीक है। बस अब एलसीएम ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन D, और यहाँ देखिए एलसीएम क्या आएगा? 6 एलसीएम आया तो ये आ जाएगा 6 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 3 -1, यहाँ पे -12, यहाँ पे -3 और यहाँ पे +6, राइट। तो ये +6 -12 +6 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचेगा? ध्यान से देखिए, ये बच जाएगा हमारे पास -3 -6 -7 बचेगा, -7/6, तो ये आ जाएगा -7Q स्क्वायर अपॉन 6 है तो 6 8 जा 48 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये D आ जाएगा। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आई, करेक्ट। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज इफ चार्ज प्लस Q having mass m is placed at 0, 0, -d, यानी कि हमारे पास कोई प्लेन है और प्लेन है बोला z इज इक्वल टू 0 पे। तो देखिए ये कुछ प्लेन है, ग्राउंडेड प्लेन है, राइट, तो ये z इज इक्वल टू 0 है, और जो हमने चार्ज रखा है प्लस q दैट इज एट, ये प्लस q चार्ज यहाँ रखा है 0, 0, -d, यानी कि d डिस्टेंस नीचे रखा है, करेक्ट। At what distance the charge will be stationary, right? हमें फाइंड आउट करना है कि किस डिस्टेंस पे चार्ज स्टेशनरी होगा। तो देखिए अगर ये Q है तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ से ऊपर अगर मैं बात करूँ, राइट, तो यहाँ से ऊपर इमेज कहाँ पे बनेगी? -Q इमेज बनेगी और D डिस्टेंस ऊपर बनेगी। अब अभी तक चार्ज हमारा ऊपर रखा होता था, अब चार्ज नीचे है तो उसकी इमेज किधर बनेगी?
ऊपर बनेगी। सो दिस इज इमेज चार्ज, राइट, दिस इज इमेज चार्ज। सो उसने कहा कि कोई चार्ज है, राइट, हमें ये बताना है एट व्हाट डिस्टेंस द चार्ज विल बी स्टेशनरी। तो देखो चार्ज कब स्टेशनरी होगा, देखिए ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो इधर की तरफ लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट, बट नीचे की तरफ लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। सो हम लिख सकते हैं फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक मस्ट बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो जब सेम हो जाएगा तो ऊपर की तरफ भी उतना ही फोर्स, नीचे की तरफ भी उतना ही फोर्स, तो बैलेंस्ड स्टेट आ जाएगी। तो वही निकालना है कि किस पॉइंट पे, किस डिस्टेंस पे ये रहेगा। लेट्स से डी डिस्टेंस पे रहेगा, हमने डी डिस्टेंस ले रखी है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड लिखना है। देखिए वो स्टेशनरी तब रहेगा जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, इसलिए देखिए यहाँ पे मैंने वेक्टर साइन नहीं लगाया फोर्स के ऊपर, तो ये चीज़ आप नोटिस कर लीजिए, यही कंसेप्चुअल पार्ट होता है, राइट। सो हमने केवल इक्वल किया है किनको, मैग्नीट्यूड्स को, ना कि वेक्टर्स को, राइट। फोर्सेज आर नॉट इक्वल, फोर्सेज आर इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स डायरेक्शन भी इंक्लूड होनी चाहिए। सो बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास 2d का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा mg, या इसको fg भी लिख देता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, तो mg आ जाएगा। तो यहाँ से d स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, d स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, q स्क्वायर अपॉन, देखिए 4 आएगा, तो आ जाएगा 16 पाई mg एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, अंडर रूट q स्क्वायर अपॉन 16 पाई mg एप्सिलॉन नॉट। सो दिस विल बी द डिस्टेंस एट विच चार्ज विल रिमेन स्टेशनरी। अदरवाइज क्या होगा, चार्ज किसकी तरफ मूव करेगा, प्लेन की तरफ मूव करेगा, एंड द रीजन इज बिकॉज प्लेन पे नेगेटिव चार्ज आया है, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, राइट, बट ग्रेविटेशनल उसे नीचे की तरफ पुल कर रहा है, तो इस वजह से वो नीचे नहीं आ पाएगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट पार्ट है फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0,0,d/4। तो 0,0,d/4 किधर होगा, इधर होगा 0,0,d/4, राइट। अब आप देखिए एक्चुअल चार्ज किस साइड में है, एक्चुअल चार्ज है z लेस देन 0 में, राइट, यानी कि z ग्रेटर देन 0 में, तो जिधर इमेज चार्ज है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, 0 होगा, राइट है। सो यानी कि इस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, यानी कि इसमें तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब बात है 0,0,-d/4, तो वो होगा कुछ इधर 0,0,-d/4, और वो किस किस की वजह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इसकी वजह से होगा और एक इसकी वजह से होगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ आपके लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड ऑप्शन, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए क्या आ जाएगा प्लस क्यूब 0,0,-d/4 पे, वो आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो देखिए कॉमन आएगा, राइट, ओके। इस प्लस क्यू की वजह से कितना होगा, देखिए तो क्यू अपॉन, देखिए ये है -d और ये d/4 है, तो ये कितना बचेगा 3d/4 हो जाएगी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3d/4 हो जाएगी, राइट, तो ये हो जाएगी 3d/4 डिस्टेंस हो जाएगी, राइट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी d + d/4, दैट इज 5d/4, तो इसका स्क्वायर आएगा, और ये किधर की तरफ आएगा, देखिए इसकी जो डायरेक्शन है वो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव ऊपर की तरफ होगी, यानी कि मैं लिख सकता हूँ z कैप प्लस, अब इस माइनस क्यू की वजह से लिखेंगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। चार्ज क्या है, माइनस तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5d/4, इसका स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी पॉजिटिव जेड का। सो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा 1 यानी कि 0,0,-d/4 पे, देखिए q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर मैं कॉमन ले लूँ और d स्क्वायर भी मेरे पास बाहर आ जाएगा,
और जेड कैप बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3/4 का स्क्वायर यानी कि 9/16, और वो ऊपर जाएगा तो 16/9 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 5/4 का स्क्वायर यानी कि 25/16, तो ये आ जाएगा प्लस 25/16, राइट। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, वो भी ऊपर को ही होगा। सो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से इसको ऐड कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी कि इस रीजन में हमने 0 क्यों लिखा। वो बहुत सिंपल सा मैटर था, क्योंकि उस रीजन में हमारे पास केवल क्या थे, इमेज चार्जेस थे। जिस भी रीजन में इमेज चार्जेस होंगे, यानी कि इस चार्ज की वजह से इमेज चार्ज इस रीजन में था, तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0। या हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि क्योंकि z इज इक्वल टू 0 बाउंड्री है, और जो चार्ज रखा है वो कौन से रीजन में रखा है, z ग्रेटर देन लेस देन 0 में इस समय चार्ज रखा है, राइट। नीचे हमने यहाँ पे चार्ज रखा है एक्चुअल, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट इक्वल टू 0। बट फॉर ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन 0, वी आर श्योर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। ठीक है, इन दिस केस। चलिए, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द इमेज चार्ज एंड इट्स लोकेशन इन ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r व्हेन पॉइंट चार्ज +2q इज प्लेस्ड एट 2r डिस्टेंस। तो एक स्फीयर है बोला हमारे पास, ठीक है, उससे इसकी रेडियस r है और 2qr डिस्टेंस पे +2q चार्ज रखा है। तो जो हमारे पास q था वो बेसिकली यहाँ पे क्या है, 2q है, राइट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लोकेशन ऑफ दिस q डैश। तो q डैश सबसे पहले क्या होता है, -q/a, यही होता है q डैश। बट q की जगह तो यहाँ पे क्या है, 2q है। सो देयरफॉर इस केस में q डैश आ जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला था q डैश का, तो यहाँ आ जाएगा -2qr/a। क्या है इस केस में, उसने कहा 2r डिस्टेंस पे रखा है, राइट। और सॉरी 2r डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस है बोला ये, तो 2r डिस्टेंस सरफेस से है, तो ये कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा। तो ये 3r हो गया हमारा, तो ये r से r कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा -2q/3। सो हमारे पास q डैश आ गया हमारे पास -2q/3। और b निकालना है हमें। सो b हमें पता है r²/a होता है, तो r² ही है, डिवाइडेड बाय a क्या है हमारे केस में, a हमारे केस में 3r है, तो ये आ जाएगा हमारे पास b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r/3। यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो r/3 होगी। तो देखिए, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो हमें ये स्फीयर का ये फॉर्मूला याद रखना है, राइट, और हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, r² इज इक्वल टू ab। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो बड़ी आसानी से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं।